हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आपकी सबकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। जैसे कि आपको पता होगा, हम EMRS TGT मैथ्स एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे चैनल के माध्यम से करा रहे हैं, जिसमें जो हमारा अभी लास्ट टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सेट के बारे में। मैं आपको 2 क्लासेस चैनल पर प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में हमने पूरा जाना है। आज की क्लास में जो हमने प्रीवियस पार्ट में जो भी डिस्कस किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं उस थ्योरी पर बेस्ड, तो जो भी थ्योरी हमने डिस्कस की थी उस थ्योरी पर बेस्ड आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं और उन्हीं क्वेश्चन को आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हमारा आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट पॉसिबल। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और हमसे पूछा है इनमें से कौन सा सेट नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि सेट की जो डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, सेट क्या होता है। तो हमने पढ़ा था सेल एक वेल डिफाइंड सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। और यहाँ पर मैंने आपको पूरा एग्जैक्टली बताया था कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि वेल डिफाइंड क्या होता है। तो एक ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना होता हो, पर्सन टू पर्सन चेंज ना होता हो, तो ऐसे कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन। और जो सेट होता है वो एक कलेक्शन ही होता है, लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। अब 4 ऑप्शन हमसे पूछे हैं और चारों में से हमसे बोला है कि इनमें से कौन सा सेट नहीं हो सकता है। ऑनेस्ट पर्सन, मुझे ये बताओ क्या ये सेट हो सकता है क्या? ऑनेस्ट पर्सन, अगर मैं आप लोगों से पूछूं आपके लिए ऑनेस्ट पर्सन क्या है, ठीक है, तो आपके नीचे 2-4 लोगों के नाम बताओगे। मैं वही चीज अगर वही क्वेश्चन किसी दूसरे से पूछूं कि मुझे कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन बताइए, तो उस केस में क्या होगा, किसी मैं दूसरे पर्सन से पूछूंगा तो उसके लिए ऑनेस्टी कुछ और होगी, उसके लिए कुछ और ऐसे पर्सन होंगे जो ऑनेस्ट होंगे, वो आपने जो बताया उनसे कहीं ना कहीं अलग होंगे। ठीक है, तो ये कोई एक स्टैंडर्ड कलेक्शन नहीं है। ठीक है, ये कोई एक स्टैंडर्ड कलेक्शन नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऑनेस्ट पर्सन हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक कोई इंसान जिससे अगर पूछा जाए कि ऑनेस्ट पर्सन क्या है, तो उनके लिए सबके लिए ऑनेस्ट पर्सन अलग अलग हो सकते हैं। तो ये कोई एक डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन या स्टैंडर्ड कलेक्शन नहीं होता। तो स्टैंडर्ड कलेक्शन नहीं है और वेल डिफाइंड भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक वेल डिफाइंड होना चाहिए जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये तो कलेक्शन जो होगा पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, तो इसलिए ये सेट नहीं होगा। प्राइम नंबर अप टू 100, अब मुझे बताओ 100 तक के प्राइम नंबर सभी के लिए सेम होंगे ना? अगर मैं आपसे पूछता हूँ 100 तक के प्राइम नंबर बताइए मुझे, तो आप भी मुझे वही आंसर करेंगे जो मैं किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछूंगा, क्योंकि 100 तक के प्राइम नंबर तो सबके लिए सेम है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भी वो मेरे लिए सेम है, अगर आप किसी दूसरे पर्सन से पूछेंगे, किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछेंगे, तो वो भी यही बताएगा। हाँ, ये बात अलग है कि किसी को पता नहीं है, गलत बता दे तो वो वेरी कर सकता है, लेकिन जिसको प्राइम नंबर का नॉलेज है, प्राइम नंबर के बारे में पता है, तो उसके लिए तो जो 100 तक के प्राइम नंबर हमसे पूछे गए हैं वो सभी स्टूडेंट, उन सभी स्टूडेंट जिनको इसका नॉलेज है प्राइम नंबर का, वो सभी इसका सेम ही आंसर देने वाले हैं। इसका मतलब पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं होगा। और अगर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम क्या बोल देते हैं, सेट बोलते हैं। इवन नंबर अप टू 100, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा क्या? ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इवन नंबर 100 तक के जो इवन नंबर है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो आप इसको भी सेट बोलोगे, ये भी सेट है। लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, ठीक है, वर्ड स्कूल के जो लेटर बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे सर SCHOL। जो स्कूल लेटर, जो स्कूल वर्ड है उसके अंदर जो लेटर यूज हो रहे हैं वो SCHOL ही है। अगर मैं किसी दूसरे पर्सन से पूछूं तो वो यही बताएगा कि सर जो स्कूल वर्ड है उसके अंदर इन्हीं लेटर का यूज होना है। किसी दूसरे बच्चे के लिए क्या इससे अलग हो सकते हैं क्या? कोई दूसरा बच्चा बोलेगा सर स्कूल के अंदर SMLON आता है, बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना, ये एक स्टैंडर्ड कलेक्शन है। इसका मतलब ये भी एक सेट होगा, ये भी एक सेट होगा। और इवन नंबर अप टू 100 ये भी सेट होगा। प्राइम नंबर अप टू 100 ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। ऑनेस्ट पर्सन क्या हो सकता है, वेरी कर सकते हैं। आपके लिए ऑनेस्ट पर्सन कुछ और होंगे, कोई और व्यक्ति होंगे, मेरे लिए ऑनेस्ट पर्सन कुछ और होगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये सेट नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। हमें एक वर्ड दिया है प्रिंसिपल और पूछा इनमें से कौन सा सेट नहीं होगा। अब मुझे बताओ, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल PRINCIPAL, ये जो वर्ड हमें दिया है इसका हमसे पूछा है कौन सा सेट नहीं होगा। अब इससे जो सेट बनेगा, इसका जो सेट होगा वो क्या होगा, तो इन्हीं लेटर का यूज होगा। तो इन्हीं लेटर का यूज होगा, तो मैंने आपको बताया था। और लेटर कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता लेटर का, ठीक है। अगर आप पी को स्टार्टिंग में लिख रहे हो, आप मिडिल टर्म में कहीं भी लिख रहे हो, आप लास्ट में लिख रहे हो, किसी भी प्लेस पर लिखोगे, ये कोई मैटर नहीं करता। और क्या बताया था मैंने, सेट एक ऐसा कलेक्शन होता है जहां पर जो भी एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप P देख पा रहे हो, तो ये इसके बाद यहाँ पर भी एक P हमें दिया है। इसका मतलब जो सेम वर्ड होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। अगर सेम वर्ड रिपीट नहीं होते तो आप P को सिर्फ एक बार काउंट करोगे, P, इसके बाद RINC, ठीक है। अब यहाँ भी अगर आप देखोगे तो I हमारे पास था, यहाँ भी I हमारे पास है, तो एक बार हम इंक्लूड कर चुके हैं, तो हम दूसरे I को यहाँ पर नहीं लेंगे। P को भी हम इंक्लूड कर चुके हैं, A को हमने इंक्लूड नहीं किया, A और L। तो ये हो जाएगा सेट, ठीक है, जो प्रिंसिपल वर्ड में। अब यहाँ से हमसे पूछा है इज नॉट अ सेट ऑफ लेटर। हम कौन सा लेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। अब हमसे पूछा है कौन सा सेट नहीं है, कौन सा सेट नहीं है, तो मुझे बताओ कौन सा नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, एक ही वर्ड का दो बार रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, हम सेट में लिखते ही नहीं है। करता है हमसे पूछा कौन सा नहीं होगा, तो सीधा आप देख के बोल दोगे यहाँ पर P का रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब ये एक सेट नहीं हो सकता है। बाकी के तीनों क्या होंगे, सेट होंगे, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। ये सब बेसिक मैंने आपको प्रीवियस पार्ट जो मैंने सेट का पढ़ाया है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। अगर अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए, आपको ये सब चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने वाली है अगर आप उनको देखकर आते हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x² - 3x + 2 इज रोस्टर फॉर्म। इसका जो सॉल्यूशन है उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो x² - 3x + 2 = 0, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो x² - 2x - x आएगा और +2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो ये x कॉमन लोगे तो x - 2 -1 कॉमन लोगे तो x - 2 = 0। तो x - 2 एक फैक्टर आ जाएगा, दूसरा फैक्टर आ जाएगा x - 1। जहाँ से अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे तो ये जाएगी 2, 1। ये इसके सॉल्यूशन होंगे। क्यों, या कि इसके दो ही सॉल्यूशन होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको पढ़ाया है मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एटमोस्ट सॉल्यूशन 2 होते हैं। अब हमसे पूछा है कौन कौन से सॉल्यूशन इसके क्या होंगे, 1 और 2। तो अब जो सेट हमसे पूछा है उसमें क्या आ जाएगा, 1 और 2 दो ही सॉल्यूशन होंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6 इन सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने आपको सेट के दो फॉर्म बताए थे। मैंने आपको बताया था कि हम सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक मैंने पढ़ाया था आपको सेट बिल्डर फॉर्म, जिससे हमें सेट बिल्ड करने का बोले उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था रोस्टर फॉर्म। ये दोनों ही फॉर्म मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। अगर किसी बुक में अक्सर इस तरीके से दिया हो तो हम यही समझेंगे कि ये रोस्टर फॉर्म है। अब हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में, हाँ, ये राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मुझे बताओ यहाँ पर ये जो हमें दिया है वो रोस्टर फॉर्म में दिया है। क्या दिया है आपको, तो एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 1/2, सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास 2/3, थर्ड एलिमेंट है 3/4, 4/5, 5/6, ठीक है। अब एक चीज आप मुझे यहाँ बताओ, ऊपर क्या है 1, तो जस्ट उससे एक बड़ा नंबर नीचे है 2, उससे जस्ट बड़ा नंबर 3, उसमें हमने +1 ऐड किया, ठीक है। 3 में +1 ऐड करोगे 4 आएगा,
4 में +1 ऐड करोगे 5 आएगा, इसी तरीके से 5 में +1 ऐड करोगे 6 आ जाएगा। इसका मतलब हमें, और ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप देखोगे 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 तक, कहाँ तक जा रहे हैं ये नंबर 5 तक जा रहे हैं। तो इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास कोई एलिमेंट है x, और वो इस तरीके से है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है, तो आप देखोगे x इज इक्वल टू यहाँ पर n डिवाइड में क्या हो जाएगा n+1, क्योंकि अगर आप यहाँ n की वैल्यू 1 लोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, n की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो 2 + 1 3 हो जाएगा, n की वैल्यू अगर आप 3 पुट करते हो तो 3 + 1 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 5 पुट करते हो तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर n डिवाइड बाई n+1। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ कि ये एक नेचुरल नंबर है, तो आप बोलोगे सर 1 से अगर नंबर स्टार्ट हो रहे हैं इसका मतलब वो नेचुरल नंबर है, और ये कहाँ तक जा रहे हैं तो आप देखोगे 6 तक जा रहे हैं, तो ये जो नेचुरल नंबर होंगे वो लेस देन 6 होंगे। यहाँ पर देखो n+1 n+2 दिया है, तो नीचे n+1 n+2 इस तरीके से कोई भी अरेंज आप नहीं कर पाओगे, n+1/n ये भी अरेंज नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, क्योंकि x इज इक्वल टू n और डिनोमिनेटर में जो है वो n से एक बड़ा नंबर है उसमें +1 ऐड किया है, और जो x हो जाएगा सॉरी जो n होगा वो क्या होगा लेस देन 6 होगा। ठीक है, लेस देन 6 होगा, क्योंकि आप n की वैल्यू अगर यहाँ 6 से बड़ी लोगे तो ये हो जाएगा 6 और डिवाइड में आ जाएगा 7। तो हमें जो एलिमेंट दिया है वो 5/6 तक दिया, तो आप n की जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले सकते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही ले सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही ले सकते हो, तो 5 + 1 तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 5/6। इसका मतलब जो n होगा वो लेस देन 6 होगा, 6 से छोटा होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द सेट x इज एलिमेंट सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x² - 9 इज रोस्टर फॉर्म। हमें क्या बोला है कि जो x है वो एक इंटीजर है। ठीक है, x हमें क्या दिया, इंटीजर दिया। मैंने आपको बताया था इंटीजर क्या होते हैं, तो विदाउट डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, विदाउट डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड इनफाइनाइट तक। इसी तरीके से -1, -2, -3 ये भी कहाँ तक जाता है, माइनस का इनफाइनाइट। तो ये सभी क्या है, इंटीजर है। अब हमसे क्या बोला है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। x² - 9 इज इक्वल टू 0 है, इसका हमें सेट बनाना रोस्टर फॉर्म में। तो x² - 9 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये कितनी हो जाएगी, +-3। और अगर ये हमारे पास इंटीजर है तो हम प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, तो +-3, तो +-3 आप कहाँ देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेसेस 3, -3। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे सपोज ये लिख के बोल देता कि ये नेचुरल नंबर है ना, x इज है ना नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के केस में तो फिर हम इसको -3 को नहीं लेते, फिर इसका जो रोस्टर फॉर्म हो जाता वो सिर्फ क्या हो जाता है, ब्रैकेट के अंदर 3, सिर्फ एक ही एलिमेंट आता। क्योंकि यहाँ पर हमसे बोला है जो x है वो एक इंटीजर है, तो इंटीजर हम क्या ले सकते हैं, प्लस वाले नंबर भी इंटीजर ले सकते हैं, माइनस भी हम सब इंटीजर ले सकते हैं। लेकिन अगर वो नेचुरल नंबर बोल देता कि x² - 9 को आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वेयर x इज एन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में तो आप ये वाले नंबर, इधर वाले नंबर तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते थे। क्यों, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो आप ये नंबर ले सकते। तो ये नंबर, तो इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, +-3, तो आप -3 नहीं ले सकते। तो फिर इस केस में इसका जो रोस्टर फॉर्म हो जाता वो कितना हो जाता, 3। हम आगे जैसे ही एक क्वेश्चन देखेंगे भी, जब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ही अगर आप देखोगे, राइट द सेट x इज एलिमेंट सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x² - 9 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो अभी मैंने बताया x² - 9 इज इक्वल टू हमें 0 गिवन है, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाती है +-3, और जो x की वैल्यू हो जाएगी वो +-3, लेकिन बोला x इज अ नेचुरल नंबर, और यहाँ पर हमारे पास दो नंबर है, एक प्लस का 3 दूसरा है -3, तो -3 तो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो इसका जो सेट का रोस्टर फॉर्म हो जाएगा उसमें सिर्फ जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, 3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल इन। यहाँ पर देखो हमें एप्रोप्रिएट सिंबल का यूज़ करना, तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अगर हमारे पास कोई ए सेट इस तरीके से है जिसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5 ये एलिमेंट है, अगर इस ए सेट के अंदर देखोगे तो जो एलिमेंट हमारे पास 1 से लेके 5 तक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 2 है वो इस सेट के अंदर है या नहीं। तो आप बोलोगे सर ये 2 जो है वो इसी सेट का एक एलिमेंट है, इसी सेट से संबंध रखता है, तो इसीलिए हम बोल देते हैं 2 बिलोंग्स टू ए। और ये जो साइन है वो किसका होता है, बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू का मतलब जो 2 है वो इस सेट से संबंध रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि 2 इसी सेट का एक एलिमेंट भी है, इसलिए इससे संबंध रखता है। अगर मैं आपसे बोल दूं 1, तो आप देखोगे सेट ए के अंदर जो है वो एलिमेंट एक 1 भी है, इसका मतलब जो 1 है वो इस सेट से कहीं ना कहीं संबंध रखता है। अगर संबंध रखता है तो इसी को हम बोल देते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब जो 1 एलिमेंट है वो क्या करता है, सेट ए से बिलोंग करता है। मैं यहीं अगर लिख दूं 6 बिलोंग्स टू ए, तो आप बोलोगे सर 6 बिलोंग्स टू ए, मतलब 6 तो कहीं हम इस सेट में नहीं देख पा रहे हैं। अगर 6 इस सेट में नहीं है, इसका मतलब 6 जो है वो इस सेट से बिलोंग्स नहीं करता है। और उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था हम इसको क्या काट देते हैं और इसको हम क्या रीड करते हैं, तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब मुझे बताओ इसमें अप्रोप्रिएट सिंबल बताना, तो 2 क्या बराबर है ए के, तो आप देखोगे सर ये तो हमें कहीं ना कहीं डेटा दे ही नहीं रखा है बराबर का। क्या छोटा है 2a से, तो ये भी नहीं है। नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू का मतलब कि ये उसका एलिमेंट नहीं है, तो आप बोलोगे सर 2 तो सेट ए का एलिमेंट है, इसका मतलब जो 2 है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें जो एप्रोप्रिएट सिंबल आएगा वो क्या जाएगा, बिलोंग्स टू ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 बिलोंग्स टू ए। क्यों होगा ये आप लोग समझ चुके होंगे अब, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करना है। और इस सब का जो बेसिक है मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगर आप डायरेक्ट इसको देख रहे हो तो भी आपको ये समझ में आएगा, लेकिन अगर आप पार्ट 1 और 2 देखकर आते हो तो फिर आपको वो हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, लेट एक्स इज, हमारे पास कोई एक सेट है, ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल इन 9। अब 9 के लिए हमें बताना, 9x के लिए मुझे बताओ, ये बराबर तक कहीं रिलेशन नहीं दिया है, यहाँ पर ये छोटा भी नहीं होगा क्या ये। अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक बिलोंग्स टू एक डस नॉट बिलोंग्स टू। तो 9 मुझे बताओ इस एक्स सेट के अंदर कोई एलिमेंट है, आप बोलोगे सर नहीं है, इसका मतलब 9 इस सेट से बिलोंग नहीं करता है। अगर बिलोंग नहीं करता है तो ये आ जाएगा 9 डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, और एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पर सेट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू सेट। कोई हमें सेट दिया है x, और x इज अ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हमें एक सेट दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में कि x इज एन एलिमेंट सच दैट x इज अ वोवेल्स, x इज अ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हमें एक सेट दिया है जिसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, तो अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो वोवेल्स हैं वो बताने हैं, तो वो क्या जाएंगे, ए ई आई ओ यू, ये क्या हो जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म। अब हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू सेट। अब इनमें से चारों में से कौन सा है जो एलिमेंट है वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता है, तो मुझे बताओ ओ आएगा क्या, तो ओ भी एक वोवेल्स होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, आई भी वोवेल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ए भी है, बी वोवेल्स नहीं होता, ये क्या होता है, कंसोनेंट्स होता है, ठीक है। और हमें जो सेट गिवन है वो वोवेल्स का गिवन है, इसका मतलब जो बी होगा वो इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का यूज करके आप जो सेट बनाओगे
उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर हमें क्या वर्ड दे रखे हैं, TRIGONOMETRY, ये वर्ड हमें गिवन है। अगर हमें इसको सेट बनाना तो मैंने आपको बताया था जहां हमारे पास दो वर्ड होंगे एक जैसे, उनको हम क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। तो आप देखोगे टी एक यहाँ पर भी हमें दिया है, टी एक हमें यहाँ पर भी दिया है, तो आप सिर्फ एक टी को ही यूज करोगे, तो आप एक टी का यूज करोगे। दूसरा अगर आप देखोगे यहाँ पर जो आर है, ये भी एक आर दिया, यहाँ भी एक आर दिया, तो आप एक आर का यूज करोगे, तो आप इसको भी काट दोगे, तो यहाँ से आप सिर्फ एक बार लिखोगे। आई भी अगर आप देखोगे तो यहाँ भी आई दे रखा है हमें, सॉरी ये तो हमें टी दिया है ना, ये टी है, तो आई एक बार है तो आप आई को एक बार लिख लोगे। जी यहाँ पर पूरे में जी एक बार है तो आप जी को एक बार लिख लोगे। अब ओ को देखोगे तो ओ और ये ओ दो बार है तो आप एक ओ को काट दोगे। सिर्फ आपको क्या करना है, जो सेम वर्ड होते हैं जो रिपीट हो रहे हैं उनको हमें सिर्फ एक बार ही लिखना है, क्योंकि आप जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का आप यूज करके इन्हीं वर्डों का यूज करके ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बनाओगे। अब अगर ओ दो बार आ रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है आप ओ को दो बार लिखोगे, क्योंकि ओ है, ओ का यूज करना है, आप एक बार कर लो, दो बार कर लो, चाहे तीन बार कर लो, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, एन, इसके बाद आ जाएगा एम, ये हो जाएगा ई, यहाँ से मिल जाएगा हमें टी, आर का हम पहले यूज कर चुके हैं, और वाई। तो आप इसमें एलिमेंट अगर देखोगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे हमारे पास इस सेट में, 10 हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हमें किस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व करना। अब इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इन रोस्टर फॉर्म। मैंने आपको कल बताया था लास्ट क्लास में कि हमने सेट में दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन सीखा है, एक हमने पढ़ा है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा हमने पढ़ा है रोस्टर फॉर्म। तो ये जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सेट है उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन पहले आप फाइंड कर लो। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख लोगे 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को पता होगा हमने क्या करा, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। मिडिल टर्म को 3x को हमने क्या लिख लिया, 2x प्लस एक्स, ठीक है। जब आप इसको स्प्लिट हम किस तरीके से करते हैं, तो जो बीच में मिडिल टर्म दिया है उन संख्याओं को ऐसे दो नंबर हमें देखना है, और इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है, 2 है। तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं कि जो भी नंबर आता है वो इस टर्म को या तो प्लस करने पर या माइनस करने पर आना चाहिए। तो अगर आप देखोगे 2 और 1 को अगर आप लेते हो तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उन्हीं दो नंबर को या तो आप प्लस करो या माइनस करो, तो क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आनी चाहिए, यहाँ पर 3 आना चाहिए। तो 2 और 1 को जब आप ऐड करोगे तो 3 आएगा। तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अगर आपने ये नहीं देखा तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर भी पढ़ाया हुआ है, पॉलिनोमियल चैप्टर भी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। यहाँ से आप इसको कॉमन लोगे तो x कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ से हम प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें जो फैक्टर मिलेंगे वो जाएगा x प्लस 2 एंड x प्लस 1, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, एक तो प्लस -2 एंड माइनस का 1। और इसका जो सॉल्यूशन सेट हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसके सॉल्यूशन क्या है, -2 और -1, तो ये हो जाएगा -1 कोमा -2। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं, रोस्टर फॉर्म। और यही हमसे पूछा, तो -1 -2 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट x इज एलिमेंट सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x क्यूब लेस देन 50 इन रोस्टर फॉर्म। ये क्वेश्चन जो दिया है अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है,
हमें जो एक क्वेश्चन में सेट दिया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, और क्या दिया है कि x इज एन एलिमेंट सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड साथ में हमसे ये भी बोला है कि जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो क्यूब है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। और इस तरीके के जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। मुझे बताओ पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, विदाउट डेसिमल के जो भी नंबर होते हैं, विदाउट डेसिमल के जो भी विदाउट डेसिमल के नंबर को ही हम क्या बोल देते हैं, इंटीजर। और इंटीजर में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 ये इधर इनफाइनाइट तक, इधर 0 -1 -2 -3, यहाँ से माइनस इनफाइनाइट तक, ये सभी क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। हमसे बोला है एक्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखो ना पॉजिटिव, जीरो को ना तो हम पॉजिटिव में लेते हैं ना नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो एक्स जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। और इस तरीके से है कि जो एक्स क्यूब है उसका क्यूब है ना, एक्स का क्यूब जो है वो 50 से कम होगा। तो मुझे बताओ पॉजिटिव जब इंटीजर आप लेने जाओगे तो पहला 1, 1 का जब आप क्यूब करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होगा, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। और जब आप 4 का क्यूब करोगे तो जो 4 का क्यूब होगा वो 64 होगा। लेकिन हमसे क्या बोला है, एक्स पॉजिटिव इंटीजर तो है लेकिन जो एक्स क्यूब होगा वो 50 से कम होगा, 50 से कम होगा। तो आप यहाँ पर अगर एक्स की प्लेस पर 4 ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते। क्योंकि जब आप 4 का क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और हमें एक्स ऐसा चाहिए जिसका क्यूब 50 से कम हो, 50 से कम हो। तो आप इस एलिमेंट को नहीं लोगे तो आपके अंदर आपके पास जो सेट मिलेगा, सेट का रोस्टर फॉर्म मिल जाएगा, वो क्या मिल जाएगा, 1 2 एंड 3। देखो अब आपको इतना भी नहीं करना, सीधा आपको क्या देखना है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है तो ये नेगेटिव है तो आप इसको तुरंत छोड़ दोगे। जीरो को हम पॉजिटिव में लेते ही नहीं, आप इसको छोड़ दो। आप इस जीरो को भी पॉजिटिव में आप नहीं लेते हो तो इसको भी छोड़ो। सीधा आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो इस तरीके से आप बाय ऑप्शन भी आप इसको डायरेक्ट बहुत कम टाइम में सोल्व कर सकते हो। लेकिन मैं अभी आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग करा रहा हूँ, मैं आपको धीरे धीरे जैसे कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा, साथ में आगे हम देखेंगे कि हम किस तरीके से वो कम टाइम में इनको सोल्व कर पाएंगे। अभी हम बेसिक से करने की कोशिश कर रहे हैं और बेसिक से भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। और बेसिक से मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन की समझ डेवलप होगी, किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछा है और क्वेश्चन का बेसिक क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ए 1357 डॉट 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 इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें एक सेट दे रखा है और सेट हमें क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, हमसे पूछा है इसमें से इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा वो कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो सेट बिल्डर फॉर्म मुझे बताओ चारों में से कौन सा होगा। अगर आप देखो यहाँ पर एक्स आपके पास ये सभी क्या है, एलिमेंट है, और उन्हीं एलिमेंट को ये बोल देते हैं सर हमारे पास एक्स है। तो एक्स कोई एक एलिमेंट है जहाँ एक्स इज इक्वल टू 2n है, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब मैंने आपको बताया था, कुछ नोन हमारे पास मैथमेटिकली सेट होते हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए हैं। कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। ठीक है, यहाँ देखो आपको कुछ दिया नहीं है, सीधा सीधा n बिलोंग्स टू n लिख दिया। मैंने आपको ये भी बताया था जो W होता है वो सेट ऑफ होल नंबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ मैथमेटिकली सेट होते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं अपने आप में। अगर आप Q लिखते हो, ठीक है, यहाँ लिख दिया होता है n बिलोंग्स टू Q, तो अब आप सोच में पड़ जाते हैं सर ये Q क्या है। तो आपको पता होना चाहिए जो Q होता है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया। अगर ये R लिखा होता है तो R क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। R क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। वहीं अगर लिखा होता है
Z तो ये क्या हो जाता है, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर ये लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। अब हमें इसमें से देखना, चारों में से जो सेट बिल्डर फॉर्म दिए हैं वो इस रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग कौन से इस पर सटीक बैठते हैं। तो देखो पहला एलिमेंट है 1 3 5 7 और एन क्या है, सब नेचुरल नंबर है। एन नेचुरल नंबर है मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से चलता जाएंगे। तो हमें जो क्वेश्चन दिया है वो रोस्टर फॉर्म में दिया है और हमसे सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा है। तो पहला एलिमेंट 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। मुझे ये बताओ, अगर आप x की जगह 2n लेते हो और n क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर हो, तो नेचुरल नंबर मतलब n के प्लेस पर आप क्या ले सकते हो, आप 1 भी ले सकते हो, आप 2 भी ले सकते हो, आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, क्योंकि उन्होंने बोला है जो n है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मतलब एन की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो। क्या x की वैल्यू 2n होगी, हम रख के देखते हैं। जब हम 2n की जगह पर 1 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 2। जब आप n की जगह पर 2 पुट करोगे तो हमें मिल जाएगा 4। जब आप 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। तो यहाँ से जो हमें सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2 4 6। इसके अकॉर्डिंग तो इसका मतलब ये तो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं एन स्क्वायर माइनस वन। एन स्क्वायर माइनस वन, अगर आप एन के प्लेस पर 1 लेते हो तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद 2 का स्क्वायर माइनस 1 करोगे कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 करोगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 3। इसके बाद हम 3 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। और 9 माइनस 1 करोगे तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ से जो हमें एलिमेंट मिल रहा है वो 0 3 8। तो ये हमें क्या रोस्टर फॉर्म दे रहा था, तो ये भी नहीं दे रहा था। इसका मतलब बी भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर हम देख लेते हैं 2n+1। तो अगर आप n के प्लेस पर क्या लेते हो, नेचुरल नंबर से हमें लेना है, तो n के प्लेस पर अगर आप 1 लेते हो तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। 2 की जगह 2 लोगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। 3 जब आप लोगे तो 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। 4 इसी तरीके से लोगे तो 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9। तो ये सीरीज यहाँ तो फॉलो हो रही है। अब हम यहाँ देखते हैं 2n-1 में। अब 2n-1 जब n के प्लेस पर अगर आप 1 लोगे तो 1 2 कितना हो जाएगा, 2। और 2 में से 1 माइनस करोगे तो आप देखोगे सर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ n के प्लेस पर अगर आप 2 लेते हो तो 2 इंटू 2 4, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आ जाएगा। n के प्लेस पर अगर आप 3 लेते हो तो 2 3 जा 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 2 4 जा 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ ये जो सीरीज है ये करेक्ट इसकी रोस्टर फॉर्म बना रही है। यहाँ पर क्यों नहीं बना रही है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था एन n² - 1 के केस में, तो यहाँ पर अगर आप n की जगह 1 लेते हो तो 0 आ रहा है, जो कि हमारे रोस्टर फॉर्म बोले जो सेट दिया है उसमें कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यही हमसे पूछा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉर सेट ए। हमें एक सेट ए गिवन है, ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 1 2 3 5 7 10। और हमसे पूछा कौन सा ट्रू है। ट्रू है, मुझे ये बताओ 0 बिलोंग्स टू है, इसके अंदर कहीं 0 दिख रहा है, तो ये तो ट्रू नहीं है। 2 बिलोंग्स टू है, तो आप देखोगे 2 एक एलिमेंट है सेट ए का, इसका मतलब 2 कहीं ना कहीं सेट ए से संबंध रखता है, तो 2 बिलोंग्स टू है, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। 3 बिलोंग्स टू है, ठीक है, तो 3 डज नॉट बिलोंग्स टू है। यहाँ पर जो 3 दिया है वो दिया डज नॉट बिलोंग्स टू है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 इस सेट का एक एलिमेंट है, इसका मतलब 3 बिलोंग्स टू ए है। लेकिन हमें दिया 3 डज नॉट बिलोंग्स टू है, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से 5 डज नॉट बिलोंग्स टू है, 5 तो हमारे पास सेट ए में है, इसका मतलब 5 तो बिलोंग करता है इस सेट से, तो ये भी इसका रॉन्ग आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 बिलोंग्स टू है। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो सेट ए का एक एलिमेंट है और हमसे यही पूछा था इस सेट के लिए कि कौन सी कंडीशन ट्रू है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और जो क्वेश्चन है वो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ाई थी सेट क्या होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने सेट का रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था सेट बिल्डर फॉर्म, और इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था रोस्टर फॉर्म। उसी के बेस्ड पर जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी उसी से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आज के जो क्वेश्चन लिए थे हमने टोटल 15 क्वेश्चन लिए थे। मुझे उम्मीद है इन 15 क्वेश्चन में आपको क्लियर हुआ होगा कि सेट से आपसे किस तरीके से क्वेश्चन वो पूछता है। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट। हमसे पूछा चारों में से कौन सा एक सेट नहीं होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 20। कलेक्शन करना है आपको ऑल होल नंबर का लेस देन 20, कर पाओगे क्या आप? कर पाओगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल इन योर क्लास, तो ये भी हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। द कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड एक्टर इन हॉलीवुड, और द कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स रिटन बाय चेतन भगत, रिटन बाय चेतन भगत। तो मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा कलेक्शन नहीं हमसे ये पूछा है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट है उन स्टूडेंट में से अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल बॉयज बताओ आपकी क्लास के, और मैं अगर आपकी क्लास के 10 लोगों से ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो आपके ऑल बॉयज 10 लोग ही सेम बताएंगे। अगर 10 लोग ही क्या करेंगे, सेम बताएंगे, इसका मतलब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और ये कलेक्शन है इसका मतलब ये तो एक सेट है। पहला ऑप्शन क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 20। ठीक है, सभी के लिए लेस देन 20 सॉरी लेस देन 200 200 से नीचे के सभी के होल नंबर, 200 से नीचे के सभी होल नंबर सभी के लिए सेम होंगे। मेरे लिए अलग, तुम्हारे लिए अलग होंगे क्या? सभी के लिए सेम कलेक्शन बनेगा, सेम नंबर का ही कलेक्शन बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड एक्टर्स इन हॉलीवुड। टैलेंटेड एक्टर, भाई मेरे लिए टैलेंटेड कुछ और है, आपके लिए टैलेंटेड बंदा कुछ और होगा, आपकी निगाह में कोई और टैलेंटेड होगा, मेरी निगाह में कोई और टैलेंटेड होगा। तो ये क्या एक वेल डिफाइंड कलेक्शन दिख रहा है आपको? तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, और अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है इसका मतलब ये सेट नहीं है। अगला देख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स रिटन बाय चेतन भगत। तो कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स का हमसे पूछा है, जो किसने लिखी हो, चेतन भगत ने। तो अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप 10 लोगों से भी अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पूरी बुक्स बताओ, तो आप मुझे बताओ कि अलग अलग बताओ कि चेतन भगत के अलावा कोई दूसरा राइटर इसके बीच में भरोगे? नहीं भरोगे। हर केस में यहाँ से जो हमें कलेक्शन मिलेगा वो सब स्टूडेंट के द्वारा मिलेगा, अगर मैं हर अलग अलग स्टूडेंट से पूछता हूँ तो ये भी एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड। लेकिन द कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड एक्टर इन हॉलीवुड, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। टैलेंटेड एक्टर आपके लिए कोई और हो सकता है, मेरे लिए कोई और हो सकता है, लेकिन चेतन भगत की बुक तो सभी सेम होगी। आपसे मैं पूछूंगा तो भी आप यही बताओगे, मैं किसी और से पूछूंगा तो ये जो कलेक्शन होगा वो सेम मिलेगा आपको। ठीक है, इसी तरीके से 200 से कम जितने भी होल नंबर होंगे वो कलेक्शन एक ही होगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन बनाओगे तो वो भी सेम होने वाला है। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास के हमारे ये टोटल 15 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने आपको पूरा सेट कॉन्सेप्ट जो बताया था, उसके आगे भी मैंने सेट बिल्डर फॉर्म के आगे भी मैंने आपको सबसेट पढ़ा रखा है, पावर सेट पढ़ा रखा है, यूनिवर्सल सेट पढ़ा रखा है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको आगे के पार्ट में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आज जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ सेट क्या होता है, सेट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, और सेट का सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में हम किस तरीके से चेंज करते हैं, इस नॉर्मल टॉपिक पर ही हमने आज के क्वेश्चन लिए थे, ताकि आपको पता लगे किस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमने आगे के जो कंटेंट आपसे डिस्कस किया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे। और अभी आज की क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। आपको पता होगा, अगर आपने पिछले मेरे कई टॉपिक देखे होंगे, मुझसे पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा मैं बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करता हूँ। बेसिक लेवल से स्टार्ट करके बहुत अच्छे से अच्छे लेवल से SSC CGL लेवल तक के क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं। तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मैं आपके साथ इसी क्लास में डिस्कस करता हूँ।
तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और अगर समझ में आता है और नहीं आता, दोनों ही कंडीशन में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं हम आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए और कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ आप अपने एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बातें करेंगे आगे की। थैंक यू।